हेलो फ्रेंड्स, मैं सुधीर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल स्कोर मैक्स पे। और आज हम बात करने जा रहे हैं आपकी यूनिट 20 के बारे में, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। तो सबसे पहले हमें थोड़ा पता होना चाहिए कि कॉमर्स क्या होता है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या होता है। ये किस तरह इन दोनों को कंबाइन करके हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स बनाया गया है। तो वी आर लिविंग इन द इंफॉर्मेशन एज, बिजनेस that effectively handle information in their business dealing with succeed, grow, and provide better offer to their customers. To handle information effectively, organizations must possess the appropriate information technology infrastructure. While self-owned network may not be reached of most companies, they can obtain a minimum level of inter-networking थ्रू नेटवर्क सर्विसेज प्रोवाइडर्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आजकल हमारी जो एज है या हमारा जो एरा है वो इंफॉर्मेशन का है, टेक्नोलॉजी का है। तो आज के टाइम में हर चीज़ को टेक्नोलॉजी से जोड़ा जा रहा है। चाहे वो आपकी पेमेंट मेथड हो, चाहे आपकी शॉपिंग हो, चाहे आपकी एजुकेशन हो। तो हर चीज़ को कहीं ना कहीं कॉमर्स के थ्रू या कह सकते हैं इंटरनेट के थ्रू जोड़ दिया गया है। तो आज के टाइम में जो आपका बिजनेस है उसमें कह सकते हैं, जो आपका कॉमर्स फील्ड है, आपका बिजनेस है, ट्रेड है, उसमें भी इंटरनेट एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो पहले क्या हुआ करता, जब आप ट्रेड करा करते आपको सारे रिकॉर्ड्स अपने फिजिकल रखा करने पड़ते थे, आपको रजिस्टर्स मेंटेन करने पड़ते थे। कौन सा कस्टमर क्या डिमांड करता है आप हरदम याद नहीं रख सकते थे। और जो एडवर्टाइजमेंट हुआ करता वो भी पॉसिबल नहीं रहा करता कि हर जगह आप अपने एडवर्टाइजमेंट को पहुंचा सकें। लेकिन विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट आज के टाइम में सब कुछ इजीली पॉसिबल हो चुका है। हम एक साथ सैकड़ों, लाखों, हजारों, करोड़ों पर्सन्स को, कस्टमर्स को इंटरेक्ट कर सकते हैं। कुछ सेकंड्स के अंदर हम पेमेंट कर सकते हैं। कह सकते हैं जो काम पहले 1 घंटे 2 घंटे का लगा करता किसी प्रोडक्ट से डिलीवरी स्टेटस चेक करने में या उनकी रिकॉर्ड मेंटेन करने में, तो इंटरनेट की हेल्प से वो काम हम बहुत तेजी से या कम समय में कर सकते हैं। चलते हैं अब आगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को हम ई कॉमर्स भी कहते हैं शॉर्ट में। इज द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और द ट्रांसमिटिंग ऑफ फंड्स और डाटा ओवर एन इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क, प्राइमरी द इंटरनेट। तो आप जो चीज़ को खरीदना, बेचना, गुड्स को या सर्विस को प्रोवाइड करना, या अपने डाटा को, अपने रिसर्च को एक दूसरे के साथ शेयर करना, ये सब किस में आता है? आपका आता है ई कॉमर्स में। क्योंकि ई कॉमर्स है क्या? द बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ई कॉमर्स क्या है कि आप किसी वस्तु को, सामान को खरीदना, बेचना या सर्विसेज को ऑफर करना, या फिर अपने डाटा को ट्रांसफर करना एक दूसरे से, किसकी हेल्प से? इंटरनेट या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क की हेल्प से। These business transactions occur either as to business or business to consumer, बिजनेस टू बिजनेस और कंज्यूमर टू कंज्यूमर बिजनेस। अब आप देखते हैं जैसे काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं, जैसे अली बाबा है, तो वो क्या है? आपकी बी टू बी है, क्योंकि वो बिजनेस टू बिजनेस है। उसमें कोई होलसेलर होता है, मैन्युफैक्चरर्स है, और वो किससे कांटेक्ट करता है? सीधा होलसेलर से। तो वो बिजनेस टू बिजनेस के लिए वेबसाइट है। बिजनेस टू बिजनेस के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो उसके लिए प्लेटफॉर्म है। और जैसे कह सकते हैं आपकी अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, तो ये क्या है? बिजनेस टू कंज्यूमर। क्योंकि बिजनेस मैन्युफैक्चरर्स है, सेलर है, उन्होंने वहां पर अपने अकाउंट क्रिएट करे, और उस वेबसाइट्स के थ्रू से या उस वेबसाइट की मदद से या उसके नेटवर्क से वो हमें क्या कर रहे हैं? कंज्यूमर्स को अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, अपने गुड्स को सेल कर रहे हैं। तो नॉर्मली दो तरीके से आपका कॉमर्स होता है। एक होता है बी टू बी और दूसरा होता है बी टू सी। तो इम्पोर्टेंट बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स के कुछ फायदे। तो पहला है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थ्रू इनोवेटिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। अब पहले जो आप एडवांटेज या मार्केटिंग किया करते थे तो क्या थी? आपके ट्रेडिशनल वे से मार्केटिंग किया करते थे, गली गली जाना, अपने पोस्टर्स लगाना, या फिर कह सकते हैं आप कोई किसी पॉइंट पर जाकर आप कोई नाटक कर रहे हैं या शो आप दिखाया करते थे। तो ये सब इसमें आया करता कि आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या थी, वो आपका ट्रेडिशनल वे था। लेकिन जब से आपका ई कॉमर्स आया है, आप अपनी मार्केटिंग को डायरेक्ट फोकस कर सकते हैं उन्हीं कंज्यूमर्स को जिनकी उन्हें नीड होती है। क्योंकि ई कॉमर्स पे ऐसी बहुत सारी साइट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो हमें स्पेसिफिक कस्टमर्स देती हैं हमारी नीड के, हमारे प्रोडक्ट के हिसाब से।
तो अब जो हम मार्केट टारगेटिंग करते हैं कस्टमर्स पे, वो फोकस होता है उन्हीं कस्टमर्स पे जिन्हें की नीड होती है हमारे प्रोडक्ट की। मास कम्युनिकेशन थ्रू ऑनलाइन इंटरेक्शन विद द कस्टमर्स। अब अगर आप पहले की बात करें तो एक टाइम आप एक ही कस्टमर से इंटरेक्ट हो सकते थे, बात कर सकते थे या अपनी पॉलिसीज को या गुड्स को सेल कर सकते थे। बट विद द हेल्प ऑफ ई कॉमर्स आप एक टाइम पे एन टाइम्स ऑफ कस्टमर से इंटरेक्ट कर सकते हैं, उन्हें अपने प्रोडक्ट सेल्स कर सकते हैं, उन्हें अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। ये सब किसकी हेल्प से हो रहा है? ये सब हो रहा है आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मतलब या कह सकते हैं इंटरनेट की मदद से हो रहा है। क्योंकि इंटरनेट क्या है, एक तरह का इसने एक अपना आप एक जाल क्रिएट कर रखा है नेटवर्क का, जिसके थ्रू आप एक टाइम पे बहुत सारे पर्सन से, कस्टमर से एक ही टाइम पे कनेक्ट हो सकते हैं। थर्ड पॉइंट है ग्लोबल रीच इवन फॉर स्मॉल बिजनेस। अब आपका कोई बिजनेस था पहले, आप सिर्फ एक लोकल कह सकते हैं एक विलेज में कर रहे थे, गांव में कर रहे थे, कस्बे में कर रहे थे। आपकी जो पहुंच थी वो नेशनल लेवल पे या अदर कंट्रीज में या अदर स्टेट्स में नहीं हो रही थी। क्योंकि अदर स्टेट्स में अगर आपको अपना प्रोडक्शन करना है तो आपका उस लेवल का बिजनेस होना चाहिए, आपको उनमें इन्वेस्ट बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, आपको वहाँ पर अपनी यूनिट्स खोलनी पड़ेंगी। बट अब हम ई कॉमर्स की बात करें तो इसके थ्रू आप एक जगह बैठे हुए पूरे वर्ल्ड में या पूरी इंडिया में कहीं पर भी अपना बिजनेस कर सकते हैं, अपने गुड्स को सेल कर सकते हैं। अमेजन इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। आप देखते हैं कि अमेजन पे जो प्रोडक्ट सेल करते हैं या सर्विस होती हैं, वो आपके और हमारे जैसा ही कोई ना कोई मैन्युफैक्चर होता है, प्रोड्यूसर होता है, जो इंडिया के किसी एक पार्ट से बैठकर प्रोडक्शन करता है और ओवरऑल इंडिया या ओवरऑल वर्ल्ड उन प्रोडक्ट्स को सेल करता है विद द हेल्प ऑफ ई कॉमर्स। Cost reduction in business operations through efficient link with the suppliers and strategic alliance। अब जब आपका हर चीज कह सकते हैं पहले से एफिशिएंट वे में हो रही है, जल्दी हो रही है, आपके जो वर्क फोर्स था, आपका जो ह्यूमन सोर्स था, वो भी धीरे धीरे कम हो रहा है। क्योंकि आपका जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आपका जो इंटरनेट है या नेटवर्क है, ये जो काम इंसान 4 से 5 दिन में क्या करते, इंटरनेट उस काम को या आपका जो नेटवर्किंग है, ये इस काम को कुछ घंटों में कंप्लीट कर देती हैं। तो जब आपका काम जल्दी हो रहा है तो आपकी जो कॉस्ट है वो भी बचेगी, आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी कम होएगा और आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। नेक्स्ट है मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन ऑफ प्रोडक्ट कंपनी एंड मार्केटिंग इंफॉर्मेशन। अब पहले आप अगर मार्केटिंग करते हैं तो आप उस प्रोडक्ट को सिर्फ बोल सकते हैं या उन्हें कोई एक इमेज दिखा सकते हैं। लेकिन आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो कोई भी अगर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो उससे जुड़ी एक मिनी क्लिप भी मार्केट में अवेलेबल हो जाती है उनके एडवर्टाइजमेंट में। उस वीडियोस में दिखाते हैं कि उनके प्रोडक्ट के फीचर्स क्या हैं, उनका प्रोडक्ट किस सिचुएशंस के लिए बना है, या उनके प्रोडक्ट्स की क्या क्या खासियत है जो कि अदर प्रोडक्ट्स में मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो कह सकते हैं आपका जो मार्केटिंग का एरिया था, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का एरिया था, वो भी पहले से या ट्रेडिशनल से कहीं ज़्यादा अच्छा है अब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में। तो बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स हम करते तो हैं ठीक है, लेकिन किसकी हेल्प से? हेल्प होती है इंटरनेट की। क्योंकि अगर इंटरनेट अवेलेबल नहीं है तो ये आपका जो ई कॉमर्स आप करते हैं वो नहीं कर सकते। क्योंकि ई कॉमर्स का मतलब ही क्या है? ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, मतलब जब आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कोई बिजनेस करते हैं, और वो कब कर सकते हैं? जब आपके पास इंटरनेट हो, मतलब एक ऐसा नेटवर्क हो जो आपको पूरी वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करे। तो देखते हैं इंटरनेट एंड इट्स ओरिजिन। तो इंटरनेट is the global system of interconnected computer networks that use the Internet Protocol suite TCP/IP to communicate between network and devices। तो इंटरनेट एक ऐसा सिस्टम है, ग्लोबल सिस्टम है, जो कि आपके कंप्यूटर्स को, नेटवर्क्स को एक दूसरे के साथ जोड़ता है, बिटवीन नेटवर्क एंड डिवाइसेस। इट इज द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क दैट कंसिस्ट ऑफ पब्लिक, प्राइवेट, academic, business, government एंड अदर लोकल ग्लोबल स्कोप्स। अब आप देखते हैं आज के टाइम पे इंटरनेट पे आप हर चीज़ आपकी कनेक्ट हो रही है धीरे धीरे, चाहे आपका प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे पब्लिक सेक्टर हो, चाहे एकेडमिक्स हो, एजुकेशन हो, चाहे बिजनेस हो। हर कोई अपने आप को ई कॉमर्स के फील्ड में आगे ला रहा है। हर कोई अपनी जो टेक्नोलॉजी है उसको अपग्रेड कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को इस एरा में, इस टाइम पे डेवलप करे और अपने आप को मॉडर्न बनाए इंटरनेट के साथ, जिससे कि
जिसका टाइम है इंटरनेट का, क्योंकि जो इस फील्ड में अच्छा करेगा, इसमें ग्रोथ करेगा, वही आगे फ्यूचर में सक्सेस होएगा। The internet carries a vast range of information resources and services such as the interlinked hypertext document and applications of the World Wide Web, इलेक्ट्रॉनिक मेल, टेलीफोनी एंड फाइल शेयरिंग। इंटरनेट क्या है? एक तरह से आप कह सकते हैं नेटवर्क्स का नेटवर्क है, और इसके अंदर आपको वास्ट इंफॉर्मेशन मिलती है। मतलब कह सकते हैं एक बहुत बड़ी रेंज है इंफॉर्मेशंस की। शायद ही ऐसा कुछ है कि आप गूगल पे टाइप करें और आपको उसका डाटा ना मिले। तो कह सकते हैं हम कुछ भी टाइप करें, हमें कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई भी डाटा चाहिए, वो हम इंटरनेट की हेल्प से एक्सेस कर सकते हैं। इंटरनेट इसके साथ ही बहुत सारी और भी हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, जैसे कि आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल्स है, टेलीफोनी है, फाइल शेयरिंग है। तो पहले अगर आपको कोई फाइल भेजनी पड़ा करती तो आप क्या करते थे? आप पोस्ट के थ्रू भेजा करते हैं। हो सकता है वो पोस्ट 2 दिन में पहुंचे, 10 दिन में पहुंचे, या कई बार पहुंचे भी ना। लेकिन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेल कुछ सेकंड्स में आप अपना मैसेज या अपनी मल्टीमीडिया ऑडियो वीडियो कुछ मटेरियल है आपका किसी दूसरे पर्सन को विद इन सेकंड्स में भेज सकते हैं विद अ नॉमिनल चार्ज। फाइल शेयरिंग भी, आपको फाइल भेजनी है, कोई कंटेंट भेजना है, तो वो भी आप इंटरनेट की हेल्प से कर सकते हैं। तो ओरिजिन की बात करते हैं। द ओरिजिन ऑफ द इंटरनेट डेट बैक टू द डेवलपमेंट ऑफ पैकेट स्विचिंग एंड रिसर्च कमीशन बाय द यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस इन 1960 to enable sharing of computers. The primary cursor network, the ARPANET, initiated served as the backbone for interconnection of regional academic and military network in 1970s. तो सबसे पहले जो इंटरनेट की कह सकते हैं इन्वेंट किया था या इसे बनाया था, सबसे पहले रिसर्च करी थी, किसने करी थी? आपकी यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने। उन्होंने अपने डिफेंस का जो डाटा था शेयर करने के लिए, इंफॉर्मेशंस के लिए इसको बनाया था स्टार्टिंग में। उसके बाद इसे अर्पा नेट के नाम से मार्केट में लाया गया, जो किसके था? आपका रीजनल एकेडमिक एंड मिलिट्री नेटवर्क इन द, मतलब आपके कॉलेज की लाइब्रेरी को इससे जोड़ा गया था कि जिससे कोई भी कॉलेज अपनी रिसर्च को, अपने नॉलेज को एक दूसरे के साथ शेयर कर सके। द फंड ऑफ द नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क एज अ न्यू बैकबोन इन 1980 एज वेल प्राइवेट फंडिंग फॉर अदर कॉमर्शियल एक्सटेंशंस। 1980 में आपका नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क न्यू बैकबोन बनी 1980 में, किसकी? इंटरनेट की, जिसने आपके कुछ प्राइवेट एक्सटेंशंस को कह सकते हैं जन्म दिया या उन्हें बनाया। प्राइवेट एक्सटेंशंस मतलब आप कोई वेबसाइट बनाते हैं तो उसके लास्ट में एक डोमेन लगता है, जैसे .com, .in, .nic, तो ये आपके प्राइवेट भी होते हैं कुछ। तो इनकी स्टार्टिंग हुई, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, आपका 1970s हुआ, 1990 हुआ, और फिर जब 2000 के बाद अगर आप देखें तो हर चीज़ को गवर्नमेंट्स ने, प्राइवेट सेक्टर्स ने इंटरनेट के यूज़ करके करना शुरू करा। क्योंकि पहले फिजिकली डॉक्यूमेंट्स को सिक्योर करना, फाइल्स को सेव करना बहुत कॉस्टली पड़ा करता, लेकिन विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट एंड इट्स डाटाबेस हम किसी भी इंफॉर्मेशन को लॉन्ग टाइम के लिए सेव कर सकते हैं विद पे मिनिमल चार्ज। तो वैसे भी आप सभी इंटरनेट से अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे कि इंटरनेट क्या है, किस तरह हमें प्रोवाइड करता है, हेल्प करता है, हमारे बिजनेस में किस तरह बेनिफिट्स होता है। तो आगे देखते हैं कि इंटरनेट सर्विसेज, तो कौन कौन सी सर्विस हैं जो इंटरनेट हमें प्रोवाइड करता है हमारे सोसाइटी में या हमारे बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो देखते हैं कि इंटरनेट इज़ यूज्ड फॉर अ वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़। Some of the common activities are ascertaining and retrieving information, communication, teleworking, transaction business, using recreational facilities। तो हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ के लिए इंटरनेट का यूज़ करते हैं। अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो वो क्या है? वो भी इंटरनेट के माध्यम से ही है, क्योंकि उसमें एक जो जाल है वो भी उसके मीडियम से है। अगर हम कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं कहीं पर, तो वो भी इंटरनेट के थ्रू है। कोई हम डाटा गूगल से ले रहे हैं तो वो भी इंटरनेट के थ्रू है। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, तो कुछ को हम एक्सप्लेन करते हैं। तो फर्स्ट आपकी ईमेल। तो ईमेल आप सभी को पता होगा कि इट इज़ अ सर्विस फॉर सेंडिंग मैसेज टू इंडिविजुअल और टू मेलिंग लिस्ट। इट इज़ फास्टर एंड चीपर देन ट्रेडिशनल मेल।
With the help of email, we can easily send multimedia message to other with low cost. तो आपका जो पहले आप चिट्ठी भेजा करते थे या लेटर भेजते थे तो उसमें आप सिर्फ चीज़ों को लिख सकते थे, आप मल्टीमीडिया मैसेज नहीं भेज सकते थे और उन्हें भेजने में काफ़ी कॉस्ट आती थी और काफ़ी टाइम लगता था। बट विद द हेल्प ऑफ ईमेल हम जिसे चाहें उसे विद इन सेकेंड्स मल्टीमीडिया मैसेज, टेक्स्ट मैसेज या ऑडियो मैसेज भेज सकते हैं, वो भी बहुत कम कॉस्ट पे कंपैरिजन टू आपका ट्रेडिशनल मेल। दूसरा आपका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। File transfer protocol is a standard network protocol used for the transfer of computer files between a client and a server on a computer network. FTP is built on a client-server model architecture using separate control and data connections between the client and the server. अब आपको कोई फाइल ट्रांसफ़र करनी है किसी अदर पर्सन्स को, हो सकता है वो आपके डेस्कटॉप में हो, आपके पर्सनल कंप्यूटर में हो फाइल है, लेकिन पहले क्या हुआ करता, अगर आपको ऐसा कुछ भी डाटा शेयर करना है तो उसको आपको फिजिकली जाके प्रोवाइड करना पड़ता था। हो सकता है आपको उसकी हार्ड कॉपी प्रोवाइड करनी पड़ रही हो या सीडीज डिस्क फ्लॉपी में देना पड़ता था। लेकिन एफटीपी की हेल्प से हम उस डाटा को, चाहे वो मल्टीमीडिया में हो, चाहे आपका डॉक में हो, पीडीएफ में हो, उस चीज को हम इजिली ट्रांसफर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। तीसरा है गोफर। गोफर प्रोवाइड्स अ मेन्यू ड्राइवन सिस्टम ऑफ एक्सेस पॉइंट टू ब्राउजर फॉर रिसोर्सेज ऑन रिमोट कंप्यूटर्स। वंस an item of internet is located, it can be immediately accessed by Gopher. अब हो सकता है कि आप जैसे अपने ऑफिस में बैठे हैं और आपको अपने घर पे घर का कंप्यूटर एक्सेस करना है, उस पे हो सकता है कि आप कोई फाइल थी आप ले जानी भूल गए या सेंड करनी भूल गए, तो विद द हेल्प ऑफ गोफर आप अपने ऑफिस में बैठ के अपने घर के कंप्यूटर पे, अगर आपका कंप्यूटर ऑन है और उस पर नेट ऑन है, तो गोफर की हेल्प से आप अपने घर के कंप्यूटर को इजीली एक्सेस कर सकते हैं और उसकी फाइल्स को इजीली ले सकते हैं, ब्राउज कर सकते हैं। नेक्स्ट है टेलनेट। इट इज़ अ टूल ऑफ लॉगिंग इनटू रिमोट कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट। Telnet accesses the several public services such as library catalog in not restricted, but access of most computers is available only of those who have authorized accounts on those computers or network. तो टेलनेट क्या होता है कि जैसे आप लाइब्रेरी में जाते हैं तो आप देखते हैं कि आप उन्हें कुछ बताते हैं, बुक्स बताते हैं, वो आपको तुरंत लाइब्रेरी के अपने डेस्कटॉप में फीड करते हैं और उन्हें तुरंत डाटा प्रोवाइड हो जाता है, बेशक उनके पास किताब ना हो। क्योंकि क्या होता है, कुछ डिजिटल लाइब्रेरीज भी हैं कि हो सकता है मेरे पास कोई मटेरियल है और दूसरे के पास नहीं है, तो हमने अपने उस नेटवर्क को कंबाइन कर दिया है कि जिससे कोई भी जो ऑथराइज पर्सन्स है वो लॉगिन करके हम में से किसी की भी रिसर्च को, हमारे डाटा को इजिली एक्सेस कर सकता है। नेक्स्ट है वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्विस, WAIS is an internet system in which specialized subject database are created at multiple server locations, kept track of by a directory of server at one location and made accessible for searching by using with WAI's client program। तो इसमें क्या होता है कि आपका एक डाटाबेस क्रिएट किया जाता है, मतलब एक जहाँ पर आपकी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती हैं, सिक्योर होती हैं, जहाँ पर आप इन इंफॉर्मेशन को सेव करते हैं। एंड क्रिएटेड डाटाबेस आर क्रिएटेड एट मल्टीपल सर्वर लोकेशंस, वो आपका कई जगह स्टोर किया जाता है, लोकेशंस क्रिएट कर करके। is an internet system in which specialized subject database are created at multiple server locations, kept track of by a directory of servers at one locations। आपका जो डाटा होता है वो कई जगह स्टोर कर दिया जाता है। हो सकता है कि आप इंडिया में हैं तो आपका एक डाटा इंडिया में हो, दूसरा डाटा दूसरी कंट्री में उसका डाटा बेस हो, और उसको कौन एक्सेस कर सकता है उन डाटाज को, जो उनके क्लाइंट्स हैं या उनके ऑथराइज मेंबर्स हैं। तो वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्वर्स होते हैं, वो अलग अलग एरियाज पे अपने इंफॉर्मेशन को सिक्योर करते हैं, डाटाबेस बनाते हैं, जिससे कि उनके मेंबर्स, उनके क्लाइंट्स उसे इजिली एक्सेस कर सकें। अब बात करते हैं हम www या यूं कहें वर्ल्ड वाइड वेब। आपने देखा होगा गूगल पे आप कुछ भी लिखे तो क्या लिखते हैं, www डॉट, फिर आप कुछ लिखते हैं, फिर .com .noc .ic .gov। तो मतलब कुछ भी करते हैं आपका एक www एक आप कॉमन होता है, तो उसका मतलब क्या होता है। वर्ल्ड वाइड वेब
विच इज़ आल्सो नोन एज वेब, तो इसे हम वेब के नाम से भी जानते हैं, इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स और वेब पेज स्टोर इन वेब सर्वर्स एंड कनेक्टेड टू लोकल कंप्यूटर्स थ्रू द इंटरनेट। जब आप लोकल कंप्यूटर से इंटरनेट का यूज़ करके किसी और नेटवर्क पे कनेक्ट होना चाहते हैं, किसी दूसरी वेबसाइट्स पे जाना चाहते हैं या कोई डाटा आप एक्सेस करना चाहते हैं, तो आपको वर्ल्ड वाइड वेब की हेल्प से ही आप उससे कनेक्ट होते हैं। These websites contain text pages, digital images, audio, video, etc. उन वेबसाइट्स में या उन पेजेस में क्या होते हैं, आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो तीन ही फॉर्म में होती है, ऑडियो होगी, वीडियो होगी या पीडीएफ फॉर्म में होगी, तो उन चीज़ों का आप इससे एक्सेस कर सकते हैं। Users can access the content of these sites from any part of the world over the internet using their devices such as computer, desktops, cell phones, etc. The www along with internet enables the retrieval and display of text and media to your devices. आप इंटरनेट पर www या कह सकते हैं वेब की हेल्प से वर्ल्ड के किसी भी पार्ट से कहीं पर भी कहीं की भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं जो डाटा अवेलेबल है। आप किसी वेबसाइट्स को खोल सकते हैं, आप उसमें एंटर कर सकते हैं किसी वेबसाइट के अंदर जिसके लिए कि आप ऑथराइज हो। The building blocks of the web are web pages which are formatted in HTML and connected by a link called hypertext or hyperlinks are accessed by HTTP। अब जो इनके जैसे कह सकते हैं हम एक पथ क्रिएट होता है कि आपने कोई चीज़ लिखा तो उसे क्लिक करने के बाद आप किस चीज़ पर पहुंचोगे, वो होता है आपका हाइपर टेक्स्ट या कह सकते हैं हाइपर लिंक्स। तो ये पहले डिक्शनरी सेट होती है उसके अंदर कि अगर कोई पर्सन इस चीज को टच करता है, इसको क्लिक करता है, तो उसे किस पेज पर कनेक्ट करना है, तो वो किसकी हेल्प से होता है, आपका HTML या HTTP। These links are electronic connections that link related pieces of information so that users can access the desired information quickly. Hypertext offers the advantage of select a word or phrase from text and thus the access other pages that provide additional information related to the word or phrase. A web page is given an online address called a URL या इससे फुल फॉर्म होती है आपकी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब जब आप नेट पे कुछ भी सर्च करते हैं तो ऊपर आपका जो एक सर्च बार होता है उसमें एक यूआरएल क्रिएट होता है, एक एड्रेस शो करता है आपको। जैसे अगर आप फेसबुक ओपन करते हैं तो उसमें सबसे पहले क्या आता है, www.facebook.com। तो ये क्या हुआ आपका, ये एक यूआरएल है जो आपको फेसबुक से कनेक्ट करेगा। तो मतलब जो ऐसा एड्रेस होता है आपका उसे क्या कहते हैं, हम यूआरएल कहते हैं। तो ऐसे आपके बहुत सारे जैसे गूगल का भी है www.google.com। जब आप किसी भी चीज़ के जब स्टार्टिंग में www मतलब वेब और आखिरी में com.nic.co.gov ये लगा होता है, तो वो क्या होते हैं आपके यूआरएल। या आप कोई भी पेज जब ओपन करते हैं तो ऊपर सर्च बार में जो एक लाइन लिखी आती है बहुत सारे कह सकते हैं अल्फ़ाबेट्स की, वही होती है आपका यूआरएल। EDI, Electronic Data Interchange. Electronic data interchange is the electronic interchange of business information using a standardized format, a process which allows one company to send information to another company electronically rather than with paper। तो हम अगर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को अपना डाटा सेंड करना है तो किसकी हेल्प से करते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज की हेल्प से अपने डाटा को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करके दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस को कंपनी को भेज देते हैं rather than use of paper। Business entities conducting business electronically are called trading partners। EDI have many benefits for business। तो EDI के बेनिफिट्स क्या है, तो सबसे पहला बेनिफिट है टाइम सेविंग। तो अगर आप किसी चीज़ को ट्रेडिशनल वे में मतलब पेपर्स के थ्रू भेज रहे हैं या डिस्क में ड्राइव में तो उसमें टाइम लगता है, लेकिन अगर आप विद द हेल्प ऑफ EDI भेजते हैं तो विद इन सेकेंड्स आप उस चीज़ को सेंड कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात क्या हुई, आपका टाइम सेव हुआ। दूसरी चीज़ कॉस्ट सेविंग। जब आप किसी चीज़ को फिजिकली सेंड करते हैं तो वो आपकी कॉस्टिंग होती है क्योंकि आपने पेपर्स परचेज करे, ज़रूरी नहीं है
कि आप एक पेपर या हो सकता है आपको मल्टीमीडिया मैसेज हो तो आपको डिस्क परचेज करनी पड़ सकती है। एक पर्सन आपके उस डाटा को लेकर दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस में जाता, और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वो आपकी कॉस्ट भी घटाता है। तो आपका दूसरा चीज़ है कि आपकी जो कॉस्ट होती है वो भी सेविंग होती है। थर्ड, आपका बेटर एक्यूरेसी। अब द data transmitted in an EDI file is correct if there is no need to worry about human error. Some EDI exchanges also include acknowledgement files both parties so that receipt of invoice or other documents will automatically be confirmed. अब EDI जो है इसने एक पथ क्रिएट कर रखा है, एक तरीका क्रिएट कर रखा है, रूल्स बना रखे हैं अपने। आप उन रूल्स को फॉलो करके ही उस फाइल्स को भेज सकते हैं। अगर आपने सही से रूल्स फॉलो करे हैं तो आपकी फाइल्स बिल्कुल सही जगह पहुंचेगी, और जब आपकी फाइल्स पहुंचेगी तो वहाँ रिसिप्ट भी जनरेट होती है ऑटोमेटिक। एक इनवॉइस सेंडर के नाम होती है और एक इनवॉइस रिसीवर की होती है। तो आपको एट टाइम ही आपकी रिसीविंग भी मिल जाती है, तो आपको पता लग जाता है कि आपका जो मैसेज, आपका जो डाटा है वो एक्यूरेट सही जगह पे पहुंच गया है। नेक्स्ट है इम्प्रूव कस्टमर सर्विसेज। तो इसमें होता है कि कंप्लेंट्स, कंसर्न एंड रिक्वेस्ट कैन बी हैंडल इन रियल टाइम विदाउट हैविंग टू वेट द इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन टू रीच योर डेस्क। अब अगर इंफॉर्मेशन मीडिया ना हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ना हो तो कोई बाहर से कंप्लेंट आई है वो रिटर्न में आपके पास भेजेगा, फिर उसकी आप पहले तो स्क्रूटनी करेंगे, फिर वो डिपार्टमेंट के पास जाएगी, तो कितना टाइम लगेगा उसमें। तो हो सकता है उस टाइम में जो कस्टमर हो वो अपने आप को किसी दूसरे प्रोडक्ट की तरफ कन्वर्ट कर ले या मूव ऑन कर ले। लेकिन आप रियल टाइम में बात कर रहे हैं ईडीआई के अंदर, तो आपको डाटा तुरंत प्रोवाइड होता है कस्टमर से बिजनेस को कि क्या उस सर्विस में प्रॉब्लम्स है, क्या रिक्वेस्ट है, तो आप उसको एट टाइम हैंडल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, जिससे कि कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिले और आपकी जो बिजनेस है वो ग्रोथ करे। तो ये कुछ थे जो हमारे बेनिफिट्स हैं ईडीआई के। अब बात करते हैं वैन के बारे में, वैल्यू एडिड नेटवर्क्स। अ वैल्यू एडिड नेटवर्क इज अ प्राइवेट होस्टेड सर्विसेज that provide companies with a secure way to send and share data with its counterparties. Value-added networks were a common way to facilitate electronic data exchange between companies as the Internet created competition for the services with the advent of secure email. Once respond by expanding their service offering to include things like message encryption, secure email, and managing reporting. तो वंस कह सकते हैं वैल्यू एडिड नेटवर्क ये एक ऐसा नेटवर्क है जो कि प्राइवेट है, और ये ऑर्गेनाइजेशंस को, कंपनीज को अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है कि आप जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डाटा सेंड करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशंस को, अपने क्लाइंट्स को या अपने हेडक्वार्टर्स को, उस चीज़ को हम सिक्योर करेंगे, आपके इलेक्ट्रॉनिक मेल्स को सिक्योर करेंगे, आपके जो डाटाबेस होता है इन कंपनीज का उसको सिक्योर करता है ये। तो कह सकते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक या इंटरनेट जो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ईडीआई जो हमें फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, उन्हीं चीज़ों को प्रोवाइड करता है विद प्रॉपर सिक्योरिटी वंस। तो एक नेटवर्क है जो आपके कंपनीज को, ऑर्गेनाइजेशंस को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है उनके डाटा को शेयर करने में, सेंड करने में, या ईमेल की सिक्योरिटी या इन सब चीज़ों से रिलेटेड। तो आप समझ सकते हैं कि वंस में ये ऑर्गेनाइजेशंस को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉनिक फील्ड्स में या नेटवर्किंग फील्ड्स में। अब दूसरा है यूएन एडी फैक्ट। तो इसका नाम ही क्या है, यूनाइटेड नेशंस रूल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, कॉमर्स एंड ट्रांसपेरेंट या ट्रांसपोर्ट। तो इसको बनाया कब गया था, आप देख सकते हैं 1987 में। इसमें एक स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज है डाटा को एक्सचेंज करने के लिए या प्रोवाइड करने के लिए। तो नॉर्मली ये यूज़ किया जाता है आपके लॉजिस्टिक्स के लिए, या इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी लॉजिस्टिक्स हैं, सप्लाई चेन्स है, वो इसे यूज़ करती हैं अपने कस्टमर्स और अपने ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट रहने के लिए या डाटा को प्रोवाइड करने के लिए। इसमें होता क्या है, अ सेट ऑफ सिंटैक्स रूल ऑफ स्ट्रक्चर डाटा, कि मतलब आपका डाटा किस फॉर्म में होना चाहिए। स्टैंडर्ड मैसेज विच अलाउस मल्टीमीडिया, मल्टी कंट्री एंड मल्टी इंडस्ट्री एक्सचेंज। आपका जो मैसेज है वो स्टैंडर्ड होना चाहिए, मतलब एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है उन्हें। अलाउ मल्टी कंट्री एंड मल्टी इंडस्ट्री एक्सचेंज, इसकी हेल्प से आप अपने डाटा को बहुत सारी कंट्रीज के साथ और मल्टी इंडस्ट्री से ज़्यादा एक्सचेंज कर सकते हैं, और ये साथ ही साथ ये आपको ईडीआई की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है।
तो नॉर्मली हम कह सकते हैं जो आपका ट्रेडर्स हैं या एक्सपोर्ट इंपोर्ट लॉजिस्टिक्स, उसमें मैक्सिमम इसी का यूज़ किया जाता है। इसे किसने बनाया था? यूनाइटेड नेशंस ने। बना कब था? 1987 में। और इसको काम क्या है, मेन चीज़ के कह सकते हैं इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं कि सिंटैक्स रूल्स है इसके अंदर जो आपके डाटा को स्ट्रक्चर में बनाते हैं, सिक्योर करते हैं। आप अपने डाटा को किसी भी कंट्रीज के साथ, किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन के साथ सेफली सिक्योर कर सकते हैं। और आपका जो इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरफेस का काम था वो काम भी ये करता है। नेक्स्ट है GTPN, ग्लोबल ट्रेड पॉइंट नेटवर्क। द ग्लोबल ट्रेड पॉइंट नेटवर्क इज एन इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क interlinking to central website of the trade point programs and websites of individual trade point. GTPN was launched by the UNCTAD delegates at the United Nations International Symposium on Trade Efficiency held in Columbus, Ohio, USA during October 1994। तो GTPN क्या है? एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क है जिसे कि यूएन ने बनाया था। किसके लिए? आपके जो होलसेलर हैं, जो आपके मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको और इंडिविजुअल ट्रेड पॉइंट्स को कनेक्ट करने के लिए। तो मतलब हम जितनी भी टर्म्स बात कर रहे हैं, इन शॉर्ट में इन सभी टर्म्स का मतलब यही है कि सारी टर्म्स किसके लिए बनाई गई हैं? आपके ट्रेड को स्मूथली चलाने के लिए, उसकी सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए और आपको अच्छी सर्विसेज देने के लिए। द प्रोग्राम हैज़ 4 मेजर ऑब्जेक्टिव्स। तो इस प्रोग्राम के 4 मेजर ऑब्जेक्टिव्स थे जिसकी वजह से यूएन ने इसे बनाया। तो फर्स्ट था टू मेक इंटरनेशनल ट्रेड ट्रांजेक्शन मोर एफिशिएंटली बाय सिंप्लीफाइंग स्टैंडर्डाइजेशन द ट्रेड प्रोसेस। तो इनका जो ट्रेड का प्रोसेस था ऑनलाइन, उस प्रोसेस को सिंपल करना, स्टैंडर्डाइज करना और मोर एफिशिएंट बनाने के लिए उन्होंने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया, इस नेटवर्क को बनाया। दूसरा है टू मेक current and prospective international traders more effective by providing them with easily access to trade information, facilities of services, information technology, network and support training। तो इसका मेन पर्सपेक्टिव था कि आपके जो इंटरनेशनल ट्रेडर्स हैं उनको इजीली प्रोवाइड कर सके हम नेटवर्किंग का डाटा, इंफॉर्मेशंस, जो हमारे सपोर्ट ट्रेनिंग होती है, मतलब जो इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना इनका मेन ऑब्जेक्टिव था। तो उन्हें हम नेटवर्क प्रोवाइड करें, ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, इंफॉर्मेशंस दें, फैसिलिटीज़ दें कि जिससे अपने काम को वो ईजिली कर सकें ट्रेड में। थर्ड है टू प्रमोट न्यू कमर्शियल partnership between international traders through the creation of international information and communication links and through the addition of new international trade participants to promote new commercial partnership between international traders। जो इंटरनेशनल ट्रेडर्स थे उनके बीच में नई पार्टनरशिप को या नए ट्रेड को बढ़ाने के लिए या उसे क्रिएट करने के लिए ये बनाया गया था, जिससे कि आपके उस ट्रेड में नए बिजनेसमैन, नए ट्रेडर्स भी जुड़ सकें। फोर्थ है टू इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ एग्जिस्टिंग एंड पोटेंशियल इंटरनेशनल ट्रेडर्स to new trading opportunities and techniques offered by advances in trade information technology and attend international standards। अब आपको जो हमारे पुराने ट्रेडर्स थे या इंटरनेशनल ट्रेडर्स थे, इसकी हेल्प से उन्हें एक नई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की गई कि उन्हें पता लगे कि इंटरनेशनल लेवल पे उनके पास किस किस चीज़ के और स्कोप है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। इंटरनेशनल लेवल पे कौन सी टेक्नोलॉजी है जो उनके बिजनेस को ग्रोथ कर सकती है, उनके बिजनेस को बढ़ा सकती है, या किस फील्ड में अभी वो और ट्रेडिंग कर सकते हैं। द नेटवर्क ऑफ ट्रेड पॉइंट्स आर ग्रुप्ड इन रीजन वाइज। अब जो आपका GTPN था ये ग्रुप वाइज इन्होंने डिवाइड कर रखा है जो इनका नेटवर्क है, क्योंकि एक रीजन के हिसाब से था। तो हम देखते हैं, पहला अफ्रीका, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, थर्ड सेंट्रल अमेरिका, फोर्थ यूरोप, फिफ्थ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ अमेरिका, सिक्स्थ एशिया एंड सेवन्थ साउथ अफ्रीका। तो इनका जो ट्रेड पॉइंट्स नेटवर्क है वो इस तरह कुछ बटा हुआ है रीजन्स में। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड अपॉर्चुनिटीज सिस्टम, अब ETO, इसे भी देखते हैं कि नॉर्मल इस बात इसमें भी वही है जो आपके प्रीवियस में बात कही गई है, लेकिन हर किसी ने अपनी थोड़ी सी टर्म्स को मोल्ड करा है, थोड़ा उसे मॉडिफाई करा है, वरना हर किसी पॉइंट्स की काम सिर्फ एक है, मतलब सिर्फ उनका ऑब्जेक्टिव एक ही है, ट्रेड को बढ़ावा देना और उसे एफिशिएंट वे में करना। The ETO system has the ETO system was developed by the UN Trade Point Development Center (UNTPDC), which has a joint subsidiary support organizations of the
स्पेशल प्रोग्राम ऑन ट्रेड एफिशिएंसी अंडर यूएन ट्रेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये भी आपका किसने बनाया था? यूएनटीपीडीसी ने बनाया था। ये किसका एक पार्ट है, ये किसका ऑर्गन है? ये यूनाइटेड नेशन का ऑर्गन है। और ये किस लिए बनाया गया था? कि आपके जो ट्रेड है उसको एफिशिएंटली किया जा सके। तो इसके कुछ 3 प्रोसेसिंग प्रॉब्लम्स थी। द ट्रेड एफिशिएंसी इनिशिएटिव रिस्पॉन्स टू 3 प्रेसिंग प्रॉब्लम्स। तो उनके बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट था एन अर्जेंट नीड टू इंक्रीज द इंटरनेशनल अवेयरनेस ऑफ द पॉसिबिलिटीज ऑफ मॉडर्न इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू ट्रेड प्रॉब्लम। तो मतलब कुछ रीजंस की वजह से उन्होंने इससे बढ़ाया कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स थी। तो सबसे पहली थी कि अवेयरनेस फैलानी इंटरनेशनल लेवल पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में, कि किस तरह इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपके बिजनेस को इफेक्ट कर सकता है, उसका यूज करके आप ग्रोथ कर सकते हैं। सेकंड था टू एनेबल इफेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ दोस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज टू ट्रेड एंड। आपका जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थी उसको इफेक्टिव वे में बनाना, इनेबल इफेक्टिव एप्लीकेशंस टू दोज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज टू ट्रेड। मतलब आपका जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं उसको एफिशिएंटली बनाना, उस एप्लीकेशंस को सिक्योर करना कि जिससे कि आप अपना बिजनेस को इजीली कर सकें। थर्ड था टू प्रमोट द यूज ऑफ मॉडल्स कैपेबल फॉर ऑफ रिड्यूसिंग procedural cost in international trade. The overall concept of the UNTPC is an enhanced technological support center providing state-of-the-art technical and conceptual support to the GTP net. मतलब इनका यही था मेन ऑब्जेक्टिव्स कि आपके बिजनेस को टेक्नोलॉजी का सपोर्ट था, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट था वो प्रोवाइड करना, जिससे कि आप अपने बिजनेस को ग्रोथ कर सकें, आप समझ सकें कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किस तरह यूज़ होता है बिजनेस में, आप जो एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं इनके लिए उनको इफेक्टिवली बनाया जा सके, उनको सिक्योर किया जा सके। लास्ट में आता है आपका कॉमर्स नेट। तो कॉमर्स नेट वाज फाउंड इन यूएस टू फैसिलिटेट द यूज ऑफ एन इंटरनेट बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स टू अलाउ efficient interactions among customers, suppliers, development partners to reduce time, cost and doing business। तो आपका कॉमर्स नेट भी यूएस ने बनाया था, इसलिए जिससे आपका कस्टमर्स, सप्लायर्स और डेवलपमेंट पार्टनर्स इससे कनेक्ट हो सकें और अपने वो टाइम और कॉस्टिंग को बचा सकें। क्योंकि जब आपका टाइम बचेगा, कॉस्टिंग बचेगी, तो आप अपने आप की ग्रोथ करेंगे और आपका बिजनेस जो है रन करेगा, प्रॉफिट में आएगा। कॉमर्स नेट विल प्रोवाइड असिस्टेंस टू कंपनीज। फर्स्ट मतलब कॉमर्स नेट कंपनीज को किस किस चीज़ में असिस्टेंस प्रोवाइड करता है? तो फर्स्ट है इंटरनेट कनेक्टिविटी, दूसरा है आपका ऑनलाइन डायरेक्टरीज एंड अदर ईसी इनिशिएटिव्स, थर्ड आपका ऑनलाइन एक्सेस टू सॉफ्टवेयर टूल फॉर इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर्स, फोर्थ आपका सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स इंक्लूडिंग ऑथेंटिकेशंस एंड एनक्रिप्शंस। तो सबसे पहले आपको इंटरनेट प्रोवाइड करता है ये, दूसरा आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स रिलेटेड जितने भी आपके इनिशिएटिव्स आते हैं वो प्रोवाइड करता है, आपको बताता है कि आपको किस तरह यूज़ करना है ये, आपको जो सॉफ्टवेयर्स चाहिए, टूल्स चाहिए वो प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, और आपका जो डाटा सिक्योर हो उसके लिए उसको ऑथेंटिकेशन और एनक्रिप्शन का भी काम करता है। मतलब ऐसा मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है जिससे आपके डाटा को सिक्योर कर सकें। लेकिन अब कुछ इश्यूज भी हैं जो हमारे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आते हैं। तो पहला है बिजनेस इश्यूज में टेक्नोलॉजी। द टूल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आर अंडर डेवलप्ड and the available one of not standardized. The data we got in internet is not reliable because anyone install network tools and upload data on internet। तो सबसे पहली बात जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं अभी ये डेवलप्ड है, हम नहीं कह सकते कि ये प्रॉपर डेवलप्ड हो चुका है। कोई भी आज के टाइम पे अपना अकाउंट बनाकर इंटरनेट पे कोई भी डाटा अपलोड कर सकता है। फिर ज़रूरी नहीं है कि जो हम डाटा वहाँ से ले रहे हैं वो डाटा सही है, एक्यूरेट है या स्टैंडर्डाइज्ड है। दूसरा है रेगुलेशंस एंड स्टैंडर्डाइजेशंस, जो इसका स्टैंडर्ड्स हैं या इसके रेगुलेशंस हैं उनकी बात करते हैं। द इंटरनेट वाज वेब आर अनरेगुलेटेड, anyone connect and use internet anywhere from the earth and there are no fixed rules and regulations to use internet। अब इंटरनेट को कोई भी यूज़ कर सकता है कहीं से भी, तो इसमें ऐसा कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है कि जो कह सकते हैं डिफ़ॉल्टर्स हैं या कुछ फ्रॉड पर्सन्स होते हैं जो हमारे बिजनेस के लिए
अच्छे नहीं होते वो इसे यूज़ ना कर सकें। इसे कोई भी एक्सेस कर सकता है इंटरनेट को कहीं से भी। दूसरी कमी इसकी ये है। तीसरा है एन्क्रिप्शन। Encryptions mean convert data into specific codes and only certified user convert it to message. So we require a strong encryption system to secure our transaction. जब आप कोई भी डाटा सेंड करते हैं किसी को, तो इंटरनेट क्या करता है, उस डाटा को एनक्रिप्ट करता है एक कोडिंग लैंग्वेज में, और उस कोडिंग लैंग्वेज को वही पर्सन डिक्रिप्ट कर सकता है या पढ़ सकता है जिसको हम भेज रहे हैं। तो हमें एक ऐसा स्ट्रॉन्ग एन्क्रिप्शन सिस्टम की ज़रूरत है जो कि हमारी सिक्योरिटी को, हमारे डाटा को सिक्योर कर सके, एनक्रिप्ट कर सके स्ट्रांगली, जिसे सिर्फ वही रीड कर सके जिसके लिए हमने उसे भेजा है या बनाया है। इसमें थेफ्ट हमारे डाटा का ना हो। फोर्थ है सिक्योरिटी ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन। सिक्योरिटी आर द ग्रेटर कंसर्न ऑफ द इंटरनेशनल बिजनेस। A whole series of crimes have emerged in the internet. All networks are connected to each other. अब डाटा सिक्योरिटी की बात करते हैं। क्या आप सुनते रहते हैं किसी कंपनी का कोई डाटा लीक हो गया है? फेसबुक का कुछ दिन पहले आया था कि इसमें काफ़ी सारे जो उसके यूजर्स थे उनका डाटा लीक हो गया था या थेफ्ट कर लिया था कुछ हैकर्स ने। तो ये होता है कि क्योंकि इंटरनेट है क्या, ये पूरा इंटरनेट जो आपका ग्लोबल लेवल पे है, ये एक दूसरे वेब के थ्रू कनेक्ट है। मतलब एक वेब है जो पूरे वर्ल्ड को एक दूसरे के साथ जोड़ता है, तो हर कोई एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, तो कोई भी इजिली आपके डाटा को चुरा सकता है या उसको, आपके जो डाटा है, इंफॉर्मेशन, उसको थेफ्ट कर सकता है। फिफ्थ है मल्टी कल्चरल इशूज। डिफरेंट लैंग्वेज इज यूज इन डिफरेंट रीजन्स एंड इट्स डिफिकल्ट टू ट्रांसलेट एवरीथिंग इन ऑल लैंग्वेज। अब जो आपका इंटरनेट है वो आपका कुछ लैंग्वेज में ही वर्क करता है, लेकिन अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में बहुत सारे कल्चर्स हैं, लैंग्वेज हैं, रीजन्स हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हम जिस रीजन्स में हैं वहाँ पर हम इस चीज़ का यूज़ कर सकें, क्योंकि हर किसी की लैंग्वेज अलग है, कल्चर अलग है, और इंटरनेट अभी इतना एफिशिएंट नहीं है कि ये हर किसी की लैंग्वेज में काम कर सके या हम हर डाटा को ट्रांसलेट कर सकें। तो ये कुछ पॉइंट्स थे हमारे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा आपका चैप्टर, और आपकी ये IBO1 आज ख़त्म होती है। वैसे इस चैप्टर में जितनी भी टर्म्स हैं नॉर्मली आपका सिर्फ बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, आपके ट्रेड को, एक्सपोर्ट को, इंपोर्ट को सिक्योर करने के लिए इसमें बताया गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई टर्म्स या आपको कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी ही आपकी नेक्स्ट बुक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।